नमस्कार, मैं हूं अनिल कुमार अंकुर। आप देख रहे हैं जनता टीवी। जनता टीवी के इस खास कार्यक्रम यानी कि सीधा सवाल में आज हमारे साथ मौजूद है वो शख्सियत जो हमेशा लड़ते हैं उनके लिए, जो हमेशा पिटते रहते हैं, उन लोगों के लिए लड़ते हैं हमेशा। वो खास चीज है कि ये वो लोग हैं जो हमेशा पिटते हैं। क्यों पिटते हैं, कहाँ पिटते हैं, हम बताते हैं। ये पिटते हैं पत्नियों से। एक खबर के मुताबिक अगर हम देखें, एक सर्वे के मुताबिक हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से पत्नियों की पिटाई होती है। ये एक राष्ट्रीय अखबार की खबर है जिसमें लिखा हुआ है साफ तौर पे कि किस प्रकार से कौन पिटता है। एक खबर ये, फिर दूसरी खबर मैं और दिखाना चाहूंगा आपको कि देखिए एक खबर और ये है किस तरीके से क्या हालात है। केवल इतना ही नहीं, ये सर्वे वो है, सरकारी आंकड़े हैं। उत्तर प्रदेश में जो 1090 है, 1090 जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उसमें पुरुष लोग शिकायत करते हैं। ऐसी स्थिति में तमाम पुरुष पिटते हैं पत्नियों से, और पत्नियों के उत्पीड़न से बचाने के लिए लगभग 4 दशक से ज्यादा समय से एक शख्स लड़ रहे हैं। वो कानपुर निवासी हैं राम गोपाल पुरी जी। राम गोपाल पुरी जी ने पत्नी पीड़ित मंच बनाया हुआ है। पति मंच बनाया हुआ। पति मंच किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से लोगों को पत्नियों बचा रहा है, यह मामला इसलिए और संजीदा हो गया है। अभी हाल में आलोक मौर्य यानी कि एसडीएम ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी से परेशान होने का आरोप लगाया कि पत्नी उनको परेशान कर रही है। इसी प्रकार तमाम शिकायतें लगातार आती जा रही हैं। अब ऐसी शिकायतों से किस प्रकार से निजात दिलाते हैं, हमारे साथ राम गोपाल पुरी जी मौजूद हैं। आपका स्वागत है पुरी साहब। आप किस तरीके से पत्नियों को बचाते हैं? एक तो आप मोटे तौर पर ये बताइए, पतियों को कैसे बचाते हैं आप? देखिए, किसी भी मारपीट के पीछे 2-3 कारण होते हैं। एक तो या पत्नी या पति दो में कोई साइको हो, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो। दूसरा एक कारण होता आर्थिक पहलू, कोई अब जो मौर्य वाला है वो आर्थिक पहलू ही है। जी। तीसरा एक प्रमुख कारण होता है वो जाति विभेद। अच्छा। मुख्य 3 वजह हैं जिनसे ये झगड़े शुरू होते हैं। मौर्य वाले मामले में भी जाति नहीं है, आर्थिक है। आज उसकी पत्नी की आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई, उसका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड ऊंचा हो गया, और वो एक सफाई कर्मी है। अब वो सफाई कर्मी और उसका तालमेल नहीं बैठा। जब आदमी का स्तर बढ़ता है तो अपने स्तर के लोगों से उसके संबंध भी होते हैं, तब एनालिसिस करती है कि हमारे साथ ये फिट नहीं है और ये फिट है। तो जब फिट होता है तब फिर इसमें झगड़े शुरू होते हैं। जब झगड़े शुरू होते हैं तब फोकस हो जाता है। जब तक झगड़े नहीं शुरू होते हैं, और ये केवल ये मौर्य तो बहुत छोटा स्तर का है। हमने तो पतिमंच तब बनाया था जब कानपुर की न्यायपालिका का जो सबसे प्रधान आदमी है वही उससे पीड़ित था, और मैंने अपनी आंखों देखा, तब मुझे ये उद्देश्य प्राप्त हुआ कि ये देखिए कि आपने कहा कि मतलब एक बहुत न्यायिक स्तर के बड़े अधिकारी के आपने संकट को दूर किया था, और ऐसे कितने ब्यूरोक्रेट्स हैं उत्तर प्रदेश में जो आपके संपर्क में है, उत्तर प्रदेश के बाहर? उत्तर प्रदेश में आज पूरे हिंदुस्तान में कम से कम 350-400 ऐसे IAS अफसर, इससे नीचे नहीं है। और ब्यूरोक्रेट में तो PPS और PCS भी आते हैं, मगर 350 से 450 लोग हैं जिनसे हमारा इस संदर्भ में संवाद होता रहता है। उनके लिए हमने काम भी किए हैं। वहाँ जब आए तब उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं होती है। बचपन में ही शादी हो गई, और जब शादी हो गई तो वही पत्नी, जब वो बड़ा अफसर हुआ तो उसका वैभव और उसकी प्रतिष्ठा और उसका रहन सहन का स्तर बढ़ता है, वो उसको एडजस्ट नहीं कर पाती है। जब एडजस्ट नहीं होते झगड़े शुरू हो जाते हैं। अब सवाल बात उठता है कि आपका जो मंच है, इतने लोग लगे हुए सरकारी तौर पे, गैर सरकारी तौर पे, आपका जो पति मंच है, पति मंच कैसी कानूनी मदद करता है उनको? किस प्रकार की कानूनी मदद? भाई, हमारे जो वकील हैं, वकालत की जरूरत पड़ती है तो हमारे वकील उसमें, अगर कोई बहुत पैसे वाला नहीं है, पैसे की स्थिति नहीं है, तो फिर हमारे वकील लोग उनकी मदद करते हैं। जो साइकोलॉजिस्ट है, आपके डॉक्टर हैं और या वकील हैं, तो जो पीड़ित आता है, अगर गरीब पीड़ित है या अमीर पीड़ित है, तो आपसे कोई फीस चार्ज करते हैं? कोई हम फीस चार्ज नहीं करते। हम लोग फीस उनसे चार्ज करते हैं जिनका काम हो गया और बड़े अफसर हैं, तो उनसे डोनेशन में जो भी उन्होंने देना चाहा दे दिया, नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं। एक साल में आप ऐसी कितने घटनाओं का निस्तारण कराते हैं, सुलह कराते हैं, समझौता कराते हैं? 10 से 12 अच्छे स्तर के 10 से 12 लोग। अच्छे स्तर के 10 से 12 हो जाते हैं।
अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की या पूरे देश की बात करते हैं, पूरे देश में हर साल लगभग 1,60,000 के आसपास लोग आत्महत्या करते हैं। इसमें तकरीबन 80,000 के ऊपर पुरुष हैं और 28,000 के आसपास महिलाएं हैं। ठीक है, अगर आंकड़े देखें, आंकड़ों के मुताबिक 33% पुरुष इसलिए आत्महत्या करता है क्योंकि कहीं ना कहीं पारिवारिक मामलों में होता है, जहाँ पे पारिवारिक मामलों में मतलब क्षुब्ध होकर के आत्महत्या कर लेता है। वही महिलाएं 4.5% महिलाएं ऐसी हैं जो पति या ससुराल इनसे नाराज होकर के आत्महत्या करती हैं। ये जो आंकड़े हैं उनके मुताबिक जब आप देख रहे हैं तो पत्नियों की संख्या पीड़ित होने की बहुत ज्यादा है पत्नियों की, जबकि पत्नी नहीं पीड़ित है, ज्यादा पति पीड़ित है। तो लेकिन सामाजिक तौर पर ये माना जाता है कि पत्नियां पीड़ित होती हैं। देखिए अंकुर जी, महिला ये मान के चलता है आदमी कि ये निर्बल वर्ग है, जबकि हिंदुस्तान का इतिहास ये कहता है कि जितने युद्ध हुए अब तक सब महिलाओं के कारण ही हुए हैं। चाहे महाभारत हुआ हो, चाहे रामायण में हमारा तो महिला युद्ध की जननी है। नहीं है, पुरुष ज़्यादा पीड़ित है, मगर दिक्कत यह है कि हम अपनी प्रतिष्ठा और अपने परिवार की प्रतिष्ठा बचाने के लिए मौन रहते हैं। हम तत्काल आवाज़ नहीं उठाते हैं। आज अगर घर में किसी के घर में भी जरा सी आवाज़ उठ जाए तो बगल वाले छज्जे झांकने लगते हैं, क्या हो गया। और पुरुष चाहे जितना कुछ चिल्लाए वहाँ कोई सुनता ही नहीं किसी की, अरे कहना कोई बातचीत हो रही होगी। तो दिक्कत पुरुषों के साथ ज़्यादा है, मगर पुरुष बोल नहीं पाता है, और आज से नहीं बोल पा रहा है, बहुत ज़माने से। पुरुष कम बोलता है, बोलता तब है जब अति हो जाती है, तब फिर वो मंच और ये सब में व्यवस्था में लगता है। किसी के पास चले जाइए, पुलिस के पास चले जाइए, आदमी एक तो जाता नहीं, गया तो उसकी और मजाक उड़ाई जाती, अरे कहले कहाँ, और तो इस परेशान। न्यायपालिका में जाइए, डाइवोर्स के जितने मुकदमे हैं ज़्यादातर औरतें ही करती हैं। आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, नौ जुडिशरी पता लगा लीजिए, 85% डाइवोर्स के मुकदमे लेडीज़ ही करती हैं। इसके पीछे रीजन क्या होता है? के पीछे बताया कि हम प्रतिष्ठा के कारण बोल नहीं पा रहे हैं, नाम अदालत जाते हैं, क्योंकि न्यायपालिका भी ज़्यादातर महिलाओं की ही बात को तवज्जो देती। कानून जो आज की तारीख में है वो भी उनके ही पक्ष में ज़्यादा हैं। ओके, अब ये था कि जो IAS अधिकारी या ब्यूरोक्रेट्स आपके पास आते हैं, या राजनेता भी तमाम आते होंगे पत्नी से पीड़ित होकर के, उनकी समस्याओं के लिए वो जब जाते हैं तो कहते हैं कि हमारा नाम गोपनीय रखो, ऐसा भी होता है? बिल्कुल, हम गोपनीय रखते हैं, बताते भी नहीं हैं। अच्छा भाई देखिए, अगर हम बता दें तो वो जिस चीज़ चुप्पे छुपाते आया है, तो अगर हम बता दें आज की तारीख में, हम आपको लखनऊ का एक किस्सा बता रहे हैं मगर नाम नहीं बताएंगे, जगह बताए दे रहे हैं। मेरे पास एक सचिव स्तर का आदमी आया, सचिव स्तर का, मुझे तो उसने मुझे फ़ोन पर जब बातचीत किया तो उसने कहा हम आपकी टीम के साथ मिलेंगे। कहा ठीक है, टीम बैठी थी, आए तो तब तक हम समझ ही नहीं पाए कि ये सचिव हैं या कोई IAS अफसर है। वो जब उनका वो आया रली तो समझ में आया कि ये कोई अफसर है, और सचिवालय लिखा था तो मैं समझ गया कि सचिव स्तर का ही कोई आदमी। तो हमने उससे सब बातचीत किया, फिर उसने कहा कि आप, हमने कहा हम घर आएंगे आपके भी टीम के साथ। तो हम घर गए, यही बटलर पैलेस में। तो उसकी पत्नी का जो स्थिति हम लोगों ने देखी, हमारे साइको डॉक्टर ने बताया कि ये साइको नहीं है, इसको दूसरी कोई प्रॉब्लम है। एक अधिकारी के साथ कोई भी अधिकारी मिलने जुलने आ सकता है, कोई कर्मचारी किसी जाति धर्म का हो, अधिकारी है, सचिव स्तर का है, तो कोई भी आ सकता है। अब उसकी एक मनोदशा थी कि मेरे घर में कोई हरिजन नहीं आएगा। अब कोई हरिजन अगर कर्मचारी अधिकारी आ गया तो वो बाल्टियों पानी पूरे ऑफिस में डाल देती, धुलाई करती थी। अब ये उसकी धुलाई की मानसिकता थी कि हरिजन मेरे यहाँ नहीं। अब ये कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं था, मगर ये उसको समझने की जरूरत थी कि हम ये अधिकारी हैं, ये सारी जनता को, उत्तर प्रदेश का कोई भी आदमी, भारत का भी कोई आदमी आएगा, वो किस जात धर्म का, उसका कोई मतलब उससे नहीं है। अच्छा ये बताइए कि आपके संस्था में जो लोग जुड़े हुए हैं, जो भी जुड़े हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उनमें से कितने लोग खुद पत्नी पीड़ित रहे हैं? 95% नहीं। कैसे उन्होंने कैसे नियंत्रित किया? हम लोग देखिए, बताते हैं आपको, वो टिप्स दीजिए हमारे दर्शकों को कि वो बताते हैं आपको। देखिए, बीमार आदमी दूसरे की बीमारी नहीं ठीक कर सकता है। अच्छा, ये मेरे अपना एक सोचने का कॉन्सेप्ट है। कोई बीमार आदमी
कोई लंगड़ा आदमी दूसरे की मदद नहीं कर सकता है। मैं आपको ये पतिमंच क्यों बना, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पतिमंच तो हमारे बाद तमाम लोगों ने बनाए और उनका वो नहीं चला, मगर हिंदुस्तान में जितनी पब्लिसिटी मैंने इसमें प्राप्त की, पब्लिसिटी भी प्राप्त की और संगठन भी प्राप्त किया। देखिए, कानपुर के एक जुडिशरी के हेड, नाम मैं नहीं खोलूंगा, 70 के दशक की बात है ये, 70 के दशक में ही ये बना था पतिमंच। बांग्लादेश से युद्ध चल रहा था, उस समय ट्रेंड था पूरे भारत की जनता का और भारत सरकार का भी कि हमें बांग्लादेश के लोगों की मदद करना है। एक डाक टिकट तक चले थे, हर सोसाइटी के लोग उसको दान चंदा कर रहे थे। हमने भी एक फंक्शन आयोजित किया कानपुर के मर्चेंट चेंबर में चैरिटेबल के लिए कि जो पाएंगे वो वहाँ भेजेंगे। तब मैं कॉलेज का अध्यक्ष था, तो मैंने उस हेड को चीफ गेस्ट बनाया हुआ था। वो चीफ गेस्ट, हमारा हाल फुल हो गया। उसके बाद वो जब नहीं आए तो हम उनके यहाँ गए। तो जब मैंने उनका दरवाज़ा खोला जाली वाला, तो उनकी पत्नी उनके ऊपर जूते से, तो हमने कहा बहुत गड़बड़ बात है। तो हमने चुप पे दरवाज़ा बंद किया, बाहर आ गए। दरदलीस कहा, उसने कहा भैया अब अंदर मीटिंग चल रही है, अभी थोड़ी देर बाद। कहा हम मीटिंग हम देख ही आए थे। तो मैं निकल के आ गया। हमारे एक बहुत अच्छे मित्र पीटीआई में थे, तो वो न्यूज़ में आप लोगों की मीटिंग होती होंगी, जो भी हो। तो हमने कहा हो गया। इसके बाद जो है मैं बाहर आया, अखबार में जहाँ बिक्री होती है सब अखबार आते हैं वही फूलबाग कॉर्नर पे। तो जो अखबार हम उठा रहे हैं फ्रंट में बॉक्स बना के, टाइम्स अखबार के फ्रंट पेज पर बॉक्स बना के, तो हमने कहा तो बड़ा जोरदार चला है, 4 लाइन के इतना लंबा छप गया। अब जैसे अभी बात चल रही बहुत दिनों से आलोक मौर्य की, तो आप उनकी मदद करने जाएंगे? देखिए, हम उसी के पास जाते हैं जो मेरे पास आता है। अच्छा। पर्चा बनवाओगे तभी डॉक्टर आला लगाएगा। जी। हम पर्चा में पैसा तो लेते नहीं, मगर अपनी बात तो कहोगे। वही बात है। अब इतनी हिम्मत भी नहीं कि अपनी बात चुप्पे आके बताओ, तो फिर क्या मतलब सहयोग। हाँ, एक कुछ महत्वपूर्ण बात आप अपने शुरुआत में कहा था, बताने वाले थे जी। देखिए, इंडिया टुडे का एक पत्रकार आया था, उसने मेरे घर पे सबसे पहले जांच की जाके, हमें नहीं मालूम था कि जांच कर आया। उसने कहा कि आपके घर में आपको बहुत मार पड़ती है। हम कहा गलत मत बोलिए। तो उसने कहा आपका पतिमंच का आइडिया कहाँ से आया? तो हमने कहा कि हिंदुस्तान का इतिहास ये बताता है, टॉल्स्टॉय, सोक्रेटिस और तुलसीदास, ये सब अपनी पत्नियों से पीड़ित थे। सब 3 नाम उस दिन हमने फ्लो में गिनाए उनको। हमने कहा तीनों अपनी पत्नियों से बहुत पीड़ित थे। तो आइडिया की क्या बात, आइडिया तो साफ है। इसीलिए अब हमने उनको बचाना था कि उनका नाम तो अब जुडिशरी के हेड थे, तो हम कैसे कुछ कहते। तो ये हिंदुस्तान में आदिकाल से सब चला आया है, पूरी दुनिया में चला आया है। मगर हम जब तक जागरूक नहीं होंगे और अपनी बात को अपने मंच पर कहेंगे नहीं, तब तक पति मार खाते रहेंगे। हर दूसरे घर में आज ये स्थिति है पूरे हिंदुस्तान के, हर दूसरे घर में पति पत्नियों से पिट रहा है, हर दूसरे घर में। ये कहकर डरवा तो नहीं था पतियों को? देखिए, अगर पति डर जाए तो फिर हमारी समझ में मरता ही नहीं है। डरने का काम नहीं है, समस्या का समाधान करने की जरूरत है। डायग्नोज करिए कि कहाँ पर लड़ाई है, फोरम में जाइए, समझौता केंद्रों में जाइए, बात तो बताओ कि ये असलियत यहाँ पर है। अब हम जब जाते हैं तो पत्नी बोलती है, हम चुप हो जाते हैं, वहाँ भी हम डर जाते हैं। जब हम सही जगह, जब डॉक्टर के पास जाओगे, पूरी बात कहोगे, तभी तो कोई उसका डिस्पोजल होगा। और जब आप कुछ कहोगे नहीं, अब आयोग नहीं, कोई बहुत बड़ा आयोग बन जाए, तमाम आयोग की रिपोर्टें धूल खा रही हैं, आयोग से कुछ नहीं होगा। आयोग तो बचत के रास्ते हैं। जब तक जागरूकता नहीं, तब तक इसका कोई फायदा नहीं। वो पिटते हैं, वो पिटते रहेंगे। देखिए, बहुत बड़ी बात कही, जब तक जागरूकता नहीं होगी तब तक पति पिटते रहेंगे। तब पतियों को बचना है तो जागरूक हो और संभले और सुधरे। और वो टिप्स जो जब बताए गए कि घर में सामंजस्य बना के चले, पत्नी को खुश रखें और पिटने से बचे। नमस्कार, थैंक यू, स्वागत है आपका, धन्यवाद।